नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बतौर सीएम पुष्कर धामी को आज 3 साल हो गए हैं। वहीं सीएम धामी ने जनता का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए लगातार काम करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश के हित के लिए वो आगे भी प्रतिबद्ध रहेंगे, निरंतर काम में जुटे रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में लगातार विकास के काम हो रहे हैं और उनका फोकस सशक्त और विकसित उत्तराखंड पर है। सीएम ने कहा, एक ओर जहां तुष्टीकरण, लैंड जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, उसके साथ ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार और नकल माफिया के साथ ही दंगाइयों पर नकेल कसकर प्रदेशवासियों के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम धामी ने पहली बार 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दूसरी बार उन्होंने 21 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस तरह से उनके कार्यकाल को आज 3 साल पूरे हो गए। मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तराखंड के अंदर इन 3 वर्षों के कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, अनेक विकास के रास्तों पर आगे बढ़ा गया है, अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं और बहुत सारे चुनौतीपूर्ण समय पर देवभूमि उत्तराखंड की जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन पर काम किया गया है। उन चुनौतियों का सामना करके उनका समाधान निकाला गया है। नौजवानों का, युवाओं का जो एक बड़ा सपना रोजगार का होता था, उस रोजगार के लिए हमने काम किया है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाई है, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ 14,800 भर्तियां पिछले 3 सालों में हुई हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। सरकारी भर्तियां और सारी की सारी नकल विहीन हुई हैं। मातृशक्ति के लिए अनेक योजनाएं, रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, उन सभी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम किया गया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया गया है। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर तक हमारी योजनाएं पहुंचे, सरकार पहुंचे, शासन तंत्र पहुंचे, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार उनकी सबकी समीक्षा की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों का उत्थान हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक संकल्पना है, उनका जो एक लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में किसानों के लिए नई योजनाएं ला रहे हैं, चाहे वो पशुधन के क्षेत्र में हो, चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, मिशन एप्पल हो, मिशन कीवी हो, मिशन दालचीनी हो, उन सभी पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में कई विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ ही तकनीकी शिक्षा की समीक्षा मीटिंग ले रहे हैं। इसके बाद सीएम युवा कल्याण, खेल, संस्कृति विभाग की भी समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें अब तक के हुए कामों के बारे में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। देखिए, सभी विभागों की समीक्षा का हमने एक प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण से 2-3 महीने इस प्रकार की बैठकें संभव नहीं हो पाई थी। अब चूंकि हमें कहाँ पहुंचना है, अपने लक्ष्य की ओर कितनी तेजी से चलना है, कितना हम प्राप्त कर पाए हैं, अगले 10 सालों का रोड मैप, आने वाले समय की चुनौतियां, गेम चेंजर जो हमारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं की समीक्षा हो रही है। और जो अल्पकालिक हैं, दीर्घकालिक हैं, मध्यकालिक हैं, 3 प्रकार की योजनाएं जो विभागों ने बनाई है, उसका एक टाइमलाइन तय कर रहे हैं। और अगले आने वाले 2 सालों में कौन सी योजनाएं जो धरातल पर उतर सकती हैं, अगले 10 सालों में कौन सी योजनाएं, इसके साथ साथ जो राज्य की जो जीएसडीपी है उसको दुगना करने का जो हमने लक्ष्य लिया है, उस पर विभाग क्या काम कर रहा है, सब समीक्षा। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस मीटिंग को लेकर?
मुख्यमंत्री लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और पिछले 4 दिनों में मुख्यमंत्री करीब 1 दर्जन विभागों की समीक्षा कर चुके हैं। इन तमाम समीक्षा मीटिंगों का सार यही है कि लोकसभा चुनाव के कारण जो एक कह सकते हैं कि एक जो गति धीमी पड़ गई थी, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से एक विभाग की समीक्षा की है। उनसे पिछले 3 सालों में अभी तक विभागों ने क्या कुछ काम किया है, आने वाले जो 2-2.5 साल हैं उसमें क्या रोड मैप होगा और खासकर उन योजनाओं पर मुख्यमंत्री का फोकस है जो जल्द से जल्द पूर्ण की जा सकती हैं। और एक बड़ी बात ये भी है कि इसमें ये चीज भी मेंशन की जा रही है कि जो विकास योजनाएं हैं उनको एक टाइम बाउंड के भीतर उनको कंप्लीट किया जाए। इसका मुख्यमंत्री एक विभाग से पूरा बारीकी से डाटा ले रहे हैं। अगले 10 सालों में विभाग क्या सोचता है, किन योजनाओं पर उनको फोकस करना है और खासकर स्पेसिफिक योजनाएं, विभाग की वो योजनाएं जो आउटपुट दे सकें, जो अपने आप में यूनिक योजनाएं हो, उन पर तमाम मीटिंगों में बातचीत हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर बागेश्वर में 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। गरुड़ तहसील में तेज बारिश के चलते गरुड़ गंगा नदी उफान पर है। सरयू गोमती नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही बरसाती नाले भी उफान पर हैं। आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। बारिश को लेकर प्रशासन की टीम पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इधर हरिद्वार में भी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा और सुलानी नदी में पानी बढ़ता जा रहा है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी सतर्क है। सुलानी नदी के टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत की जा रही है। वहीं बाढ़ चौकियों को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही अधिकारी बाढ़ चौकियों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। हमारा लक्सर हो, खानपुर हो, हमारी 4 तो बाढ़ चौकियाँ बनी हैं जो अभी संचालित हैं। अभी मैं उनका निरीक्षण भी कर रहा था, तो उनके पास पर्याप्त सामान है। और दूसरा इरिगेशन हमने उधर सोलानी में भी निरीक्षण किया था और इधर गंगा जी की तरफ भी निरीक्षण किया था, रामपुरा घाटी वगैरह में। फोरकास्ट भी है और गंगा का जो जल स्तर है वो भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो हमारी तैयारियां हैं और इरिगेशन भी अभी भी लगा हुआ है। जोशीमठ के पंगनो गांव में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। कल बारिश के बाद आई आफत से 6 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं और गांव के ऊपर भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। गांव में पिछले साल भी भूस्खलन हुआ था। गांव के लोग अब विस्थापन की मांग कर रहे हैं। से 11 बजे से सब लोग इधर उधर अपने बाल बच्चों को लेकर कहीं सुरक्षित जगहों में गए, लेकिन गाय जो सामान है वही है। दोनों जगहों से गांव के इधर भी उधर भी पूरा नाला बन चुका है और अभी तक शासन प्रशासन से हमें कोई सुनवाई नहीं मिली। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा विस्थापित किया जाए। पहाड़ों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। बागेश्वर में जहां सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो वहीं हल्द्वानी में गौला नदी भी उफान पर है और इसके साथ ही बरसाती नाले भी उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग जिले में बारिश हो रही है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको हालात से रूबरू करवा रहे हैं। कैसे नदी में गाड़ियां बहती जा रही हैं। 29 जून की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सैलाब आया था। पहाड़ों में बारिश के चलते मैदानी इलाकों की तमाम नदियाँ भी उफान पर हैं। गौला नदी भी उफान पर है और उफान पर बरसाती नाले भी आ गए हैं, जिसकी वजह से कई बस्तियों पर खतरा मंडरा रहा है। कोटद्वार से पौड़ी रूट पर रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच लगातार हो रहे भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन की ओर से पाबंदी लगाई गई। डीएम पौड़ी ने कहा कि दुगड्डा रूट पर लैंडस्लाइड हो रहा है और ऐसे में यात्रियों की जानमाल खतरे को देखते हुए रात 8 बजे से दुगड्डा रूट बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए सिद्धबली मंदिर के पास बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे और साथ ही दूसरी ओर दुगड्डा चेक पोस्ट पर भी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। साथ ही जो ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाना है और जैसा कि एडिशनल एसपी ने अभी बताया है कि रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस भी लागू किया जाएगा। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करें ताकि किसी भी लैंडस्लाइड में मानव क्षति को रोका जा सके।
बागेश्वर में बारिश मुसीबत बनती जा रही है। तेज बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। जिले की 15 सड़कें तेज बारिश के बाद मलबे और बोल्डर आने के चलते बंद पड़ी हैं। वहीं बंद सड़कों को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। सड़क बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में कल से लगातार बारिश हो रही है। वहीं बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जैसा कि अब तक तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे थे। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबर सामने आई है। वैसे तो पूरे राज्य में बारिश हो रही है, लेकिन गढ़वाल के रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ ही कुमाऊं के सभी जिलों में बारिश का प्रभाव ज्यादा है। मौसम विभाग आज भी बारिश के लिए अलर्ट जारी कर चुका है और इसीलिए कुमाऊं में आज भी स्कूल बंद है। नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर जैसे जिलों में आज भी स्कूल बंद किए गए हैं। डीएम ने प्रशासन को चौकन्ना कर रखा है और आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार अलर्ट मोड पर बना हुआ है। उधर नैनीताल में मानसून के दौरान बड़ा संकट सड़कों पर है। किसी भी सड़क के ड्रेनेज को वक्त रहते ठीक नहीं किया गया है। अब इन सड़कों पर टूटने या फिर धंसाव का खतरा मंडरा रहा है। कुमाऊं में ज्यादातर सड़कों का यही हाल है। सड़कों के किनारे बनी नालियां चौक हो गई हैं। सड़कों पर पानी बहने से सड़कों के धंसाव का संकट बना हुआ है। पूरे कुमाऊं में कल से ही तेज बारिश हो रही है और बरसाती नाले उफान पर हैं। मलबा आने से कई सड़कें बंद हो गई हैं, जो लोगों की दिक्कतों को बढ़ा रही हैं। चमोली में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है और नदियां उफान पर हैं। वहीं लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। ऐसे में चमोली जनपद में अब कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में पहली बार एक संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम के जो कार्य हैं वो जो क्षेत्र में आपदाएं आएंगी, जो लैंडस्लाइड होगा, सड़क मार्ग बाधित होंगे, तो उनके लिए इस कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में पिछली बार जो आफत आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन की नजर जोशीमठ नगर में बनी हुई है। देखिए यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ पीआरडी के जवान हैं। आपदा कंट्रोल रूम जो चमोली के हैं, आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है और एक अधिकारी के आपको इसमें नंबर दिखाई देंगे। पूरे नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं। इसमें सभी विभागों के नंबर है। शिक्षा विभाग हो, चाहे आपदा कंट्रोल रूम हो या डीएम कार्यालय में जितने भी कर्मचारी काम करने वाले हैं, उनके पूरे नंबर यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। नितिन सेमार, न्यूज 18 चमोली। लगातार हो रही बारिश की वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी असर पड़ा है। धीरे धीरे यात्रा में काफी कमी देखने को मिल रही है। यहां कपाट खुलने से लेकर मानसून की दस्तक तक 15 से 18 हजार यात्री हर दिन दर्शन कर रहे थे। वहीं अब संख्या घटकर 2 से 3 हजार पहुंच चुकी है। बद्रीनाथ में यात्रियों की संख्या कम होने से मंदिर परिसर के आसपास के इलाके खाली खाली नजर आ रहे हैं। एक बारिश हुई तो यात्रा एकदम से बंद हो गई है और इसका व्यापार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अब बिल्कुल यात्रा तो लगभग 20% रह गई है। पहले तो लोग बहुत बढ़ चढ़ के आए भगवान के दर्शन करने के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। अब एकदम से जैसे ही बारिश हुई तो यात्रा एकदम से ठप हो गई है। जो बरसात का सीज़न होता है इसमें यात्रा तो बरसात में कम ही रहती है, चाहे वैली ऑफ फ्लावर को, चाहे हेमकुंड साहिब को, चाहे बद्रीनाथ करो, चाहे केदारनाथ जी को। तो इसमें कम इसलिए होती है कि थोड़ा रास्तों में रास्ते ख़राब रहते हैं, रोडों में थोड़ा जल भराव रहता है और नाले गदरे सब आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा समस्याएं तो रहती है। सोशल मीडिया में एक दिलचस्प वीडियो शेयर हो रहा है। वीडियो मसूरी के पास भद्रराज मंदिर का बताया जा रहा है, जहां पर एक शख्स मंदिर प्रांगण से जूते चप्पल फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भद्रराज मंदिर की काफ़ी मान्यता है और यहाँ श्रद्धालुओं के अलावा बड़ी संख्या में युवा भी आते हैं, जो अपने जूते चप्पल अक्सर मंदिर प्रांगण में ही लेकर जाते हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम यूज़र सूरज डोगरा ने शेयर किया है। ये दावा किया जा रहा है कि बार बार कहने पर भी जब आने वाले लोगों ने अपने जूते चप्पल बाहर नहीं उतारे तो उनको ये युवक फेंक रहा है। चमोली के नंदानगर घाट इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक कमरे में एक लड़के की पिटाई कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि लड़कों के बीच बाइक खड़ी करने को लेकर 30 जून को विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला नंदानगर घाट पुलिस में दर्ज किया गया था।
बद्रीनाथ में पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रचार किया और जनता से कांग्रेस के लिए वोट की अपील की। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि राजेंद्र भंडारी उत्तराखंड के अपराधी हैं क्योंकि उनकी वजह से ये उपचुनाव थोपा गया है। जिस समय सभी ध्यान बारिश और आपदा पर होने चाहिए थे, उस समय पर चुनाव की चिंता हो रही है। ये तो उत्तराखंड के अपराधी हैं राजेंद्र भंडारी जी, जिनके कृत्य की वजह से, और भाजपा और राजेंद्र भंडारी दोनों अपराधी हैं उत्तराखंड के। जिस समय उत्तराखंड को, पूरे प्रशासन तंत्र को, पूरी शक्ति को चार धाम यात्रा के मैनेजमेंट पर लगाना चाहिए था और आपदा से बचाव के प्रबंध और कामों को करने पर लगाना चाहिए था। उस समय सारा राज्य चुनाव पर लगा हुआ है। मंगलौर उपचुनाव में अब कुछ ही दिन का समय बाकी रह गया है। वहीं अब राजनीतिक पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार में पसीना बहा रही हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी मंगलौर में डेरा डाल दिया। राजस्थान के भी विधायक और सांसद मंगलौर में काजी निजामुद्दीन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जुटे। तमाम मतदाताओं से निवेदन अपील करना चाहेंगे कि वो कांग्रेस के पक्ष में मत करें। हमारे काजी निजामुद्दीन जी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जमीनी जुड़े हुए नेता, हमेशा लोगों के दुख सुख और पीड़ा में हमेशा खड़े रहने वाले नेता जो उम्मीदवार के रूप में। तो 10 जुलाई को मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होना है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अब स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही हैं। 5 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस भी अपने कई बड़े स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कांग्रेस की शैलजा भी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। 10 जुलाई को मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होना है और उसको लेकर अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने जा रही है। कल मुख्यमंत्री यहां पे आएंगे और केंद्रीय मंत्री यहां पे रहेंगे जो बीजेपी को पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव को लेकर खास तौर में बात करूं तो यहाँ पे कोई भी चुनाव बीजेपी नहीं जुटा पाई। इस बार अब बीजेपी लगातार अपने जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इस चुनाव में उतार चुके हैं और जो खास तौर पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अल्पसंख्यक क्षेत्र जो मंगलौर है, उसमें ओबीसी, जाट और गुज्जर समाज रहते हैं। बीजेपी खास तौर पर उनको साधने में जुटी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 जुलाई को जब मतदान होगा और तो उसके बाद किसका पलड़ा भारी होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मंगलौर उपचुनाव यहाँ पे खासा दिलचस्प बना हुआ है। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18, रुड़की। 22 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और इस बार होने वाले कांवड़ मेले के लिए पुलिस ने 6,500 पुलिस के जवानों को तैनात किया है। तो वहीं करीब 15 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की भी केंद्र से डिमांड की गई है। साथ ही पुलिस ने पूरे कांवड़ इलाके में, जिसमें कि हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी जिले को अलग अलग जोन में बांटा गया है, जिसमें से हरिद्वार में 310, पौड़ी में 80 के साथ ही ऋषिकेश में 70 सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग पुलिस की तरफ से की जाएगी। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पूरे कांवड़ क्षेत्र में 10 ड्रोन से निगरानी करने की तैयारी की है। ड्रोन करीब अभी हरिद्वार में 4 वर्किंग में हैं, जिससे अलग अलग जोन, 4 जोन में बांटा गया है ड्रोन के लिए, जिससे हम जो है यातायात को संचालित कर सकते हैं। या कहीं इस तरह का प्रेशर पड़ रहा है, जाम लग रहा है, तो वहाँ पर हम एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बेस करके यातायात को व्यवस्थित कर सकें। बिल्कुल, सीसीटीवी से अभी देखा होगा पिछले दिनों एक सिंह द्वार में जाम लगी थी, तो सीसीटीवी के द्वारा वहाँ के स्थानीय पुलिस को भेजकर उस जाम को हटवाया गया। तो हर जगह सीसीटीवी की निगरानी में वहाँ हमारे करीब 24 घंटे। चारधाम यात्रा जैसे कि बड़ी धार्मिक यात्राओं के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। रेगुलेटरी अथॉरिटी की रूपरेखा बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सरकार पूरी रिपोर्ट का आकलन कर इस दिशा में आगे बढ़े। चुनौतियां हमारी बढ़ने वाली हैं। चारों तरफ आप देख रहे होंगे, देश दुनिया के लोग लगातार आ रहे हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए एक लाइफलाइन है। यहाँ के लोगों का रोजगार का, आर्थिकी का और व्यापार का बहुत बड़ा एक
माध्यम भी है, बहुत बड़ा उनके लिए एक रोजगार है, तो वो बढ़ना चाहिए। यात्रा व्यवस्थित होनी चाहिए। एक रिपोर्ट जो अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है, हम उसका आकलन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। इन दिनों पहाड़ में धान की रोपाई की जा रही है। वहीं उत्तरकाशी के कई गांव में हर साल जीतू बगड़वाल की याद में बगड़वाल नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। जीतू बगड़वाल नृत्य पहाड़ की अनमोल सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है बगड़वाल की रोपाई। इस दौरान रोपाई को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ता है। विकासनगर में बारिश होने के बाद किसान बेहद खुश हैं और धान की रोपाई कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो लंबे वक्त से बारिश का इंतजार कर रहे थे और बारिश होने पर धान की रोपाई की जा रही है। वहीं किसानों को उम्मीद है कि इस बार अच्छी फसल होगी। ठीक उम्मीद है, बारिश होगी, धान लगना शुरू होएगा। हमने धान ऐसे पड़ा था बगैर बारिश के, और जैसे ही बारिश आई, मानसून आए, तो उससे मतलब जो है बहुत राहत मिली और वो उगाई हम अब कर रहे हैं और उसकी हमारी अब बहुत अच्छी फसल रहेगी। कम से कम इनकी बार 15 दिन लेट हो गया धान। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम मंदिर का बदला हुआ स्वरूप देखने को मिल रहा है। धाम के मुख्य मंदिर को यमुनोत्री धाम मंदिर समिति पहाड़ी शैली में तैयार करवा रही है। मंदिर का मुख्य भाग तैयार हो चुका है, बाकी हिस्से का काम 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। पूरे मंदिर को देवदार की लकड़ियों से पहाड़ी शैली में तैयार किया जा रहा है। मंदिर में लगाई गई लकड़ी पर हाथ से नक्काशी की गई है। इसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस समय हमने मां यमुना जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, मंदिर समिति के माध्यम से थोड़ा बहुत पहाड़ी शैली में मंदिर की थीम पूरी चेंज कर दी। उसमें देवदार की लकड़ी लगाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर देश की युवा शक्ति प्रगति पथ पर आगे बढ़कर राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे रही है।